गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज आपके लिए मैं कंप्रीहेंशन फायर एंड आइस पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट लेकर आया हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार, लेक्चरर इन इंग्लिश, आपका इस सेशन में स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, फायर एंड आइस के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छे से आप जानते हैं। चलिए, फायर एंड आइस की कंप्रीहेंशन अब कैसे करनी है, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ये आपको सिखाते हैं। और आपने अपनी मेहनत खुद करनी है, खुद से आपने कोशिश ये करनी है कि आप कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ स्टार्टिंग से पहले, आगे जाने से पहले, कि आपने अपने प्रयास पहले क्वेश्चन बनाने पे करने हैं। ये नहीं करना कि आपने जो क्वेश्चन कहीं भी देखा आपने याद किया, रट लिया और उसके बाद आपने दोबारा से उसको फिर रटना है पेपरों के टाइम तक जाते जाते। इसकी बजाय आप कोशिश करें कि आप अपने क्वेश्चन बनाएं, अपने आंसर बनाएं, ताकि आपका एक जो प्रोसेस है वो शुरू हो। शुरू में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन गलतियों से ही हम सीखेंगे, गलतियों से ही हमें आगे चलना है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेंजा 1 के उस पे करते हैं। पहले मैं इसकी 4 लाइनें स्टेंजा 1 की क्या है वो पढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़ने की आदत डालें। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको एक फीलिंग ऐसी आएगी कि यस आई नो माई पोएम। मैं यहाँ लिख भी सकता था पोएम को, लेकिन नहीं, टेक्स्ट बुक के साथ करेंगे तो पेपर में, क्योंकि आप तैयारी टेक्स्ट बुक के साथ करते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आदत होनी चाहिए और रीडिंग हैबिट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो मैं 4 लाइनें फर्स्ट स्टेंजा की आपके लिए पढ़ता हूँ। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पहली 4 लाइनों में 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। पहली क्या? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सम से इन आइस, या तो फायर से या आइस से वर्ड का एंड होना है। तो पहला क्वेश्चन आपका किसी भी पोएम पे जनरल क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। अगेन आंसर कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। द नेम ऑफ द पोएम इज, जो भी पोएम का नाम है, फायर एंड आइस है यहाँ पर, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पहला प्रश्न आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। और आपको जैसे ही आप 4 लाइनें पढ़े आपको पता लग जाना चाहिए ये कौन सी पोएम से लिया गया है और उस पोएम का पूरा नाम क्या है। यस, पूरा नाम पोएम का आपको पता होना चाहिए। अभी तो क्या होता है, जब आपके पास बुक खुली होती है तो आपको वो, अच्छा ये इस पोएम से, ठीक है। लेकिन जब आपके पास ये नहीं होंगी सामने, जब आपके पास केवल एक स्टेंजा दिया होगा, तब आपको अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ड इन दिस पोएम? पीपल थिंक अबाउट द एंडिंग ऑफ द वर्ड इन दिस पोएम। मैंने कहा ना, पहली 2 लाइनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेज है। और पीपल क्या सोचते हैं? द वर्ड विल एंड इन फायर, पहली लाइन। और सेकेंड लाइन में सम से इन आइस, यानी सम अदर पीपल बिलीव दैट इट विल एंड इन आइस। सब बहुत आसान है, मतलब चीज़ों को सोचना बहुत आसान है। आप केवल अपनी कंसंट्रेशन बनाएं कि पोएम के पूरे कंटेंट को समझें और उसके क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करें। साथ साथ करते जाए, ये सोचते जाए इस पे क्या प्रश्न बनाऊं मैं। आप क्या प्रश्न बनाएं, आप ये सोचिए, फिर देखिएगा जो भी प्रश्न आप कहीं भी पढ़ेंगे वो आपका ही प्रश्न होगा, उससे बाहर कहीं नहीं होगा। तो डेवलप एन हैबिट ऑफ मेकिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द पोएट? पहला, इसके 2 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ओपिनियन ऑफ द पोएट एंड व्हाई। तो सबसे पहले ओपिनियन क्या है पोएट का? पोएट बिलीव्स दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर।
क्यों क्यों है, तो इसके लिए हम थर्ड और फोर्थ लाइन में चलते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, तो डिजायर की बात यहां पे की है उसने। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं, यानी डिजायर का यहां पे जिक्र है। तो क्यों का जब पार्ट आपको एड्रेस करना है, क्यों पे जब आपको जाना है, तो उसके लिए आपको डिजायर वर्ड का यूज करना होगा। तो द पोएट बिलीव्स दैट द वर्ड विल एंड इन फायर, ये तो फर्स्ट स्टैंजा का पार्ट है। क्यों है ऐसा? इट इज बिकॉज द डिजायर इन ह्यूमन बीइंग्स इज अनकंट्रोलेबल, क्योंकि हम लोगों की डिजायर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये बर्निंग होती हैं, ये हमें उस काम को करने को मजबूर करती हैं। तो बर्निंग डिजायर होती है, तो वो अनकंट्रोलेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स डिजायर से ही निकलना था। व्हाट डज डिजायर मीन हेयर? डिजायर मीन्स द एस्पिरेशंस और डिजायर्स वी ह्यूमंस हैव, यानी वो एस्पिरेशंस, वो चीज़ें जो हम पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो डिजायर है। अब राइम स्कीम की यहाँ पर बात हो रही है, तो राइम स्कीम देखिए पहली 4 लाइनों में फायर, लास्ट को बोलेंगे फायर। फायर में आप मान लीजिए इस आवाज़ को, फायर को ए हमने दिया। आइस, क्या फायर और आइस मिलते हैं? नहीं मिलती, दोनों आवाज़ें, आवाज़ मिलानी है आपने, तो आइस को हमने बी दिया। अब देखिए डिज़ायर, फायर को डिज़ायर से मिलाएं, फायर डिज़ायर, आवाज़ मिली, तो हमने फिर ए दिया। तो फायर में ए, आइस में बी, डिज़ायर में ए, फिर आगे फायर में ए, तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी? ए बी ए ए। और ये मैंने ब्रैकेट में आपके लिए जो लास्ट वर्ड है उस लाइन के वो लिख दिए हैं, ताकि आपको पता चले किस तरह से आपने करना है। स्टैंजा 2, मैं आपके लिए स्टैंजा 2 पढ़ देता हूं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो यहां पे पहली लाइन में ही आप देखेंगे बट इफ इट, इट यहां पर किसके लिए, मैंने क्वेश्चन आपके लिए बनाया, व्हाट डज इट रेफर टू हेयर इन द सेकंड स्टेंजा। तो इट क्या है यहां पे? इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, किसे पेरिश होना है ट्वाइस? 2 बार। किसे खत्म हो जाना, किसे नष्ट होना है? संसार को, वर्ल्ड को। तो इट रेफर्स टू द वर्ल्ड, ये संसार के लिए यूज किया गया वर्ड है यहां पर इट। हाउ इज आइस सफिशिएंट फॉर डिस्ट्रक्शन? आइस डिस्ट्रक्शन के लिए कैसे सफिशिएंट है? इसके यहां पर 2 थ्योरीज हैं। एक सरफेस मीनिंग क्या है कि पूरी जो पृथ्वी है इसके ऊपर इतनी आइस हो जाएगी कि सारे के सारा जो जीवन है वो खत्म हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर रियल मीनिंग देखें पोएट के हिसाब से तो क्या होगा कि आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, ये घृणा को रिप्रेजेंट करता है, और सफिशिएंट टू एंड द लाइफ ऑन अर्थ, और ये घृणा इतनी होगी इस दुनिया में, इतनी हो सकती है कि पूरी दुनिया पर जो जीवन है उसका विनाश हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आइस ए सिंबल ऑफ? ए सिंबल ऑफ हेट्रेड, घृणा का सिंबल है। फायर सिंबल किसका है? हम बात कर चुके हैं, डिजायर का है, लस्ट का है। अब कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। स्टूडेंट्स, टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने से पहले आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि आप क्या समझते हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, ये आपको जरूर ध्यान में रखने। आपने किसी के विचारों को रटना नहीं है, ना मेरे विचारों से रटना है, ना आपने किसी और व्यक्ति के विचारों से रटना है। आपने अपने विचार डेवलप करने हैं, चाहे आप मातृभाषा में करें, तभी समझना आसान होगा ना। तो देखिए जिस तरह पहला क्वेश्चन है, देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ड विल एंड। 2 आइडिया यहां दिए हुए हैं इस पोएम में, और बहुत से आइडिया हमें मिलते रहते हैं कि वर्ड का एंड कैसे होगा। डू यू थिंक द वर्ड विल एंड समडे?
अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि दुनिया संसार एक दिन खत्म हो जाएगा? मैं पर्सनली अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं क्या कहूँगा, आई पर्सनली बिलीव दैट द वर्ल्ड विल गो ऑन एंडलेसली। मुझे नहीं लगता, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि ये संसार चलता जाएगा। लेकिन अब उसमें कुछ इफ एंड बट भी होते हैं, और इफ एंड बट में क्या है कि वर्ल्ड लीडर्स विल डिसाइड सेंसिबली अबाउट द यूज ऑफ एटम बम्स एंड केमिकल वेपन्स। अब घृणा की हमने बात की, हमने डिज़ायर्स की बात की। अब इनमें क्या है, एक्सपेंशन होना, मैं इस देश, मुझे इन संसाधनों पे कब्जा करना है, मैंने ये करना। तो ये जो डिज़ायर्स हैं, ये जो हेट्रेड है, ये कहीं ना कहीं हमें फिर क्या होता है कि हम युद्ध की ओर चल पड़ते हैं। और आज परमाणु बम इतने हैं, केमिकल वेपन्स इतने हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स इतने हैं कि दुनिया का नाश करना आसान है। तो उस रेफरेंस में फिर ये है, अगर वर्ल्ड लीडर्स सेंसिबली डिसाइड करें कि हमने एटम बम, केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं करने, तो वर्ल्ड हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, हैव यू एवर थॉट, आपने सोचा है कभी, व्हाट वुड हैपन इफ द सन गॉट सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। भैया तो सूर्य प्रचंड गर्मी, आप अपने यहाँ देश में मई जून में देखते हैं ना प्रचंड गर्मी, अगर ये गर्मी इससे ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर 60-70 डिग्री चला जाए, यहाँ पर ये कहने का मतलब है, तो एक किस्म से विस्फोट ही होगा ना वो। या सन इतना ठंडा हो जाए जैसे हमारे सर्दियों में 9 दिसंबर में जो मौसम होता है लास्ट में, जब धुंध पड़ती है, जब हम बिल्कुल जम रहे होते हैं। तो क्या ऐसी दोनों स्थितियों में क्या होगा, यहाँ पर हमसे ये सोचने को कहा गया है। तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं अगर कि जो सन है ये बहुत यंग है अभी और बहुत हॉट है, मतलब ऑलरेडी हॉट है ये, और इससे ज़्यादा इसके हॉट होने के चांसेस इस समय तो नहीं नज़र आते, ये साइंटिस्ट का मानना है। लेकिन एक चांस ये है कि सन जो है धीरे धीरे बीतते समय के साथ ठंडा होता जाएगा, क्योंकि उस पर जो गैसेस हैं वो कम होती जाएंगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो बहुत ठंडा हो जाएगा। लेकिन उसमें कितना टाइम लगेगा, बट दिस विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, उसमें लाखों साल लगेंगे, उसमें अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। सो बोथ पॉसिबिलिटीज आर फार फार अवे। तो ये दोनों संभावनाएं आज के दिन तो बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। फॉर फ्रोस्ट, व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? फ्रोस्ट के लिए फायर एंड आइस क्या है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। फायर स्टैंड्स फॉर लस्ट और बर्निंग डिजायर, क्रूअल्टी भी इसी में आ जाती है, इनटॉलरेंस भी यहीं आ जाता है। आइस हेट्रेड, कोल्डनेस रिलेशंस, हमारे रिश्ते आपस में इतने ठंडे हो जाते हैं कि हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं। What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? राइमिंग स्कीम आपने हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि राइम स्कीम कैसे करनी है, वो आपने अब अपने आप बनानी शुरू करनी। पहले स्टेंजा की थी ए बी, दूसरे की है बी सी बी। कंट्रास्टिंग आइडियाज क्या है, फायर और आइस के कंट्रास्टिंग है। आग और बर्फ दोनों बिल्कुल अलग हैं, दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में हैं। और फायर डिज़ायर को रिप्रेजेंट करती है और आइस हेट को रिप्रेजेंट करती है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा और आप बहुत अच्छे से अब इस पोएम को कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग इन दिस सेशन, सी यू सून।